Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about three major articles. First article is regarding Supreme Court judgment on stray dog. काफ़ी important judgment है. Then we will be talking about antitrust case जो Google का चल रहा है. अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. इसकी पहली जो हियरिंग है पब्लिक हियरिंग दैट विल बी इन नवंबर. तो वी गोना डिस्कस अबाउट दैट. फिर हम साइंस एंड टेक में बात करेंगे ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरीज की. तो अभी नासा ने बंद कर दी ये ऑब्जर्वेटरी. तो वी गोना डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो. आइए सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट के बारे में. अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था स्ट्रे डॉग्स के बारे में, जिसमें कहा था कि भाई आप पब्लिक एरिया में जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनको खाना ना खिलाएं. तो अभी क्या हुआ, जो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आई है, इसमें यहाँ पर कहा गया है कि भाई सभी सिविक बॉडीज दिल्ली एनसीआर की कि कैप्चर करे स्ट्रे डॉग्स को और इनको वापस रिलीज नहीं करना है. आपको शेल्टर के अंदर परमानेंटली इनको रखना होगा, क्योंकि अभी 6 साल के एक बच्ची को यहाँ पर डॉग्स ने बाइट किया, जिसकी वजह से रेबिस के कारण उस बच्ची की डेथ हो गई. तो बिकॉज ऑफ दैट अभी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भैया ये जो स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट है आपका, वो अभी तक का जो चल रहा था वो ठीक नहीं चल रहा है मॉडल. जहाँ पर हम फोकस कर रहे थे कि भाई हम इनको कंटेन करेंगे थ्रू एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के अंडर. अब इस रूल में था क्या, देखो इसमें क्या करते थे कि हम स्टेरलाइज करते थे डॉग्स को एंड इसके बाद उन्हें लोकेलिटी जहां से उन्हें पिक किया गया था वहां पर वापस रीइंट्रोड्यूस कर देते थे. तो कहते कि नहीं, अब इससे क्या हो रहा है कि भैया कुछ इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं जहां पर स्ट्रे डॉग्स के अटैक के कारण और रेबीज रिलेटेड डेथ्स बहुत ज़्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही है. तो हम इन्हें पब्लिक सेफ्टी कंसर्न के कारण वापस से रीइंट्रोड्यूस नहीं करने देंगे. तो यहाँ पर एनिमल वेलफेयर जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, आप स्टेरिलाइजेशन करो, वैक्सीनेशन करो और इन्हें वापस इन सीटू वहीं पर ही रिलीज कर दो. जो पब्लिक सेफ्टी जो लाइक लिटिगेंट्स थे उन्होंने कहा कि नहीं यार, इनको कंप्लीटली स्ट्रीट से हटा दो. तो अब इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो अगर हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर देखें तो जैसे 2022 में लगभग 21 लाख 22 लाख के तकरीबन हमें केस देखने को मिले थे डॉग बाइट्स के. 2023 में 30 लाख पहुंच गए थे और अभी जनवरी 2025 में 4 लाख के करीब हमें केस देखने को मिल रहे हैं. तो ये केसेस लगातार इंक्रीज हो रही हैं. अगर वर्ल्ड ओवर बात करें तो ग्लोबली रेबीज के कारण जो डेथ होती है उसमें 1/3 सिर्फ इंडिया में हो रही है एंड 96% जो केसेस हैं वो सिर्फ डॉग बाइट्स के कारण आपको देखने को मिल रहे हैं. एंड जो बच्चे हैं खासकर जो 6-7 साल के 10-11 साल के बच्चे, ये 30 से 60% चांसेस हैं कि भैया यही विक्टिम बनते हैं डॉग्स के. एंड मोर ओवर हेल्थ केयर की कॉस्ट बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है. तो इस वजह से यहाँ पे हम इन डॉग्स को वापस रीइंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं सोच रहे, क्योंकि एक सर्वे कंडक्ट किया गया था 2022 में और इसमें यह कहा गया था कि भाई एस्टिमेटेड 1.5 करोड़ के तकरीबन स्ट्रे डॉग्स इंडिया में मौजूद हैं. तो यहाँ पर कहा जाता है कि भाई देखो अभी तो हमारे पास कुछ लॉज हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल एक्ट 1960. ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके बेसिस पे सारा ये एनिमल्स की मैनेजमेंट इंडिया के अंदर चलती है, पेट्स की. देन ये जो एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल है 2001 का और 23 का, ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और उनके रिटर्न का. देन केरला हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी, उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि भाई स्ट्रे डॉग को आप मार नहीं सकते हो, आप सिर्फ एबीसी रूल्स को फॉलो कीजिए. देन बॉम्बे हाई कोर्ट और बाकी हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी ये कहा था कि भाई एक्सेप्शनल केसेस में आप मार सकते हो अगर लाइक डॉग्स के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अदरवाइज आप मारेंगे नहीं. देन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 और 2022 में कुछ जजमेंट दी थी जहां पर बैलेंस एस्टैब्लिश करने की बात की थी, राइट टू फीड कम्युनिटी डॉग वर्सेस अ पर्सन. तो लाइक आप ये कह सकते हो पब्लिक प्रोटेक्शन. बट अभी कहीं ना कहीं आप ये कहिए कि ये जो कंपैशन पहले देखने को मिल रहा था अभी नहीं है. तो ये गवर्नमेंट का स्टांस क्या है, तो गवर्नमेंट कहती है कि स्टेरिलाइजेशन करो, वैक्सीनेशन करो, यही इकलौता एक मेथड है. बट क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो इस वजह से ये केसेस बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं. तो कहते हैं कि भाई अब इस जजमेंट का असर क्या होगा, तो कहते हैं कि भाई इमीडिएटली सारे स्ट्रे डॉग्स को पब्लिक एरिया से हटाना होगा, खासकर हाई रिस्क जोन पे सबसे पहले फोकस किया जाएगा. अब इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग और इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे
ताकि ये जो सिविक बॉडीज हैं ये टाइमली इसके लिए एक्शन ले सके। देन यहाँ पर कहा जाता है कि भैया इन्हें वापस से रिलीज नहीं किया जाएगा लोकेलिटी के अंदर। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि भैया इनको कैप्चर करके एक परमानेंट शेल्टर के अंदर रखा जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर आप टाइमली एक्शन नहीं लोगे, एंड कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रे डॉग्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो भैया आप एक काम कीजिए, अगर आप ऐसा ऑब्स्ट्रक्ट करोगे तो इस केस में आपके ऊपर कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग की जाएगी। देन यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी को पैरामाउंट माना गया है। ठीक है, आपको जानवरों का भी ध्यान रखना है, बट कहीं ना कहीं ह्यूमन की हेल्थ का भी यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग इसके फेवर में बात करते हैं तो कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ पर्टिकुलरली बच्चों और एल्डरली के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी था। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डर रहता है स्ट्रे डॉग्स को लेके। मोर ओवर स्टेरिलाइजेशन जो ड्राइव चल रही थी वो इनइफेक्टिव थी, एंड इससे कहीं ना कहीं रेबीज से रिलेटेड डेथ के अंदर कमी देखने को मिलेगी। बट इसके विपरीत आर्ग्यूमेंट जो जाता है वो ये है कि वीक कम्युनिटी लेड स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो एफर्ट्स अभी तक चल रहे थे अब वो ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। ये इंकरेज करेगा इलीगल किलिंग इन डॉग्स की, एंड मोर ओवर जो एबीसी रूल है ये उससे टोटली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। देन इससे क्या होगा कि भाई आप एक जगह से डॉग्स को हटा देंगे तो इससे नए डॉग्स उस एरिया में आएंगे, एंड अगेन शेल्टर ओवर क्राउडिंग की वजह से हो सकता है कि इन डॉग्स की हेल्थ के ऊपर नेगेटिव असर पड़े। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि देखो क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, आपको एक इंटीग्रेटेड बैलेंस अप्रोच लेनी पड़ेगी सिटीजन सेफ्टी को लेके एंड मोर ओवर एनिमल वेलफेयर को लेके। देन आपको शेल्टर की कैपेसिटी को और ज़्यादा एक्सपैंड करना पड़ेगा ताकि वहाँ पर जैसे वेटनरी के डॉग्स से जो ट्रीटमेंट वगैरह डॉक्टर्स वगैरह चाहिए होंगे उनको वो वहाँ पर मिल सके, उनकी फीड और हाइजीन को आप मेंटेन करके रखें। अगर इन केस आप फिर भी चाहते हो कि भाई इन डॉग्स को आप प्रिजर्व करना चाहते हो तो यहाँ पर हाई वॉल्यूम स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन ड्राइव्स आपको चलाने पड़ेंगे साथ के साथ, एंड आप स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इंपोज करो जो लोग अपने डॉग्स को खुले में छोड़ देते हैं। मोर ओवर आप लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं, एंड शेल्टर के लिए आप कोलैबोरेट कर सकते हैं म्युनिसिपल बॉडीज, एनजीओज, वेटनरीज और लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके कि भैया जिन लोगों को एक्चुअल में डॉग्स की केयर है वो इन शेल्टर होम में जाके इन डॉग्स की हेल्प करें, चाहे डोनेट करें थोड़ी बहुत मनी, बट स्टिल दे कैन डू दैट। देन गूगल का एंटी ट्रस्ट केस के बारे में बात कर लेते हैं। इस केस की शुरुआत हुई थी आज से कुछ साल पहले, जब आपके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोब स्टार्ट की कंप्लेंट के बाद। प्रोब क्या थी कि भैया गूगल के पास जो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का ये गलत फायदा उठाते हैं, अपनी पावर का अब्यूज करते हैं, एंड इस बेसिस पे इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 900 करोड़ का इनके ऊपर फाइन लगा दिया। देन 2023 से 25 के बीच में यहाँ पर जो आपकी NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो कहते कि भैया इन्होंने इस अपील को रिव्यू किया एंड बाद में इन्होंने अपनी जजमेंट में कुछ नए डायरेक्टिव्स को ऐड कर दिया। तो कहते हैं अभी ये केस नवंबर में सुना जाएगा आपके जस्टिस PS नरसिम्हा जी के द्वारा, एंड जिसके बाद इसकी डिटेल स्क्रूटनी होगी। अब कहते हैं प्रॉब्लम क्या थी उस चीज़ को आप बताइए। तो देखो सबसे पहले आपको ये समझना होगा मैंडेटरी गूगल प्ले बिल सिस्टम, कि भाई आप गूगल के मतलब जो आपके ऐप स्टोर है उस ऐप स्टोर से जब भी कोई, या प्ले स्टोर जिसे कहते हैं, उससे आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तो कहते हैं कि गूगल उसके ऊपर इन ऐप परचेज के ऊपर 15 से 30% कमीशन चार्ज करता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप YouTube यूज करते हो तो भैया वहां पर ये उसे एग्जम्प्ट कर देता है। तो कहते हैं कि भाई मेरे ऐप के लिए आप पैसा चार्ज कर रहे हो, दूसरे ऐप के लिए, आपके खुद के ऐप के लिए चार्ज नहीं कर रहे हो, तो ये कंपटीशन की भावना के अगेंस्ट जाता है। मोर ओवर आपका क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप अपने इन हाउस ऐप को इंस्टॉल कर देते हो, जैसे गूगल सर्च के लिए क्रोम, यहाँ पर यूट्यूब, गूगल पे, काफ़ी सारे ऐप आप प्ले स्टोर के एक्सेस के लिए मैंडेटरी कर देते हो कि भैया ये ऐप आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई जो चॉइसेस हैं, इनोवेशन है, आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो इस वजह से यहाँ पर गूगल के ऊपर ये 900 करोड़ की पेनल्टी इंपोज की गई थी। अब यहाँ पर गूगल ने कहा कि भैया ये तो ओपन सोर्स है, प्ले स्टोर का एक्सेस जब तक आप नहीं करना चाहते तब तक आपको किसी भी गूगल ऐप की जरूरत नहीं है। मोर ओवर प्री इंस्टॉल की बात की जाए, ये यूजर के कन्वीनियंस के लिए, उनके बेटर डिवाइस सिक्योरिटी के लिए हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड यहां पर जो आप कह रहे हो कि भाई गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम जो है
ये इंश्योर करता है सेफ पेमेंट को, ताकि उनके साथ फ्रॉड ना हो। तो कहते हैं हम किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी बिजनेस मॉडल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। आप देखो तो सही, फोन पे, पेटीएम, हॉटस्टार, कई ऐसी एंड्रॉयड ऐप्स हैं जो इसके दौरान थ्राइव कर रहे हैं पूरे पूरे। मतलब गूगल चाहता तो इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता था। तो ये चीज यहां पर गूगल ने अपने पक्ष में कही। तो कहते कि भाई नेशनल कंपनी एपलेट ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट आया था, तो उन्होंने फाइन को तो रिड्यूस कर दिया, बट इन्होंने कहा कि भैया लाइक आपको ट्रांसपेरेंट करना होना पड़ेगा बिलिंग डाटा को लेके, एंड आप ये मान के चलो कि भाई अनफेयर एडवांटेज आपको नहीं लेनी है यहाँ पे। तो व्हाट इज ऑन द स्टेक नाउ? तो कहते हैं कि भैया स्टार्टअप और डेवलपर्स के लिए एक बार्गेनिंग आपकी और बेटर हो सकती है अगर यहाँ पर गूगल की मोनोपोली खत्म होती है। मोर ओवर आपको चीप ऐप मिल पाएंगे, पेमेंट की चॉइसेस मिल पाएंगी, बेटर प्रिवेसी मिल पाएगी, आपको फ्रीडम है कि आप कहीं से भी कोई भी कॉम्पिटिटिंग ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड अगर ये रूलिंग आती है कुछ हमारे फेवर में, तो इससे कहीं ना कहीं ग्लोबल प्रेसिडेंट सेट हो सकता है। तो कहते हैं कि अब वे अहेड क्या है, देखते हैं अब आने वाले नवंबर में क्या रहता है। बट कहीं ना कहीं अगर प्रो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के रूलिंग आती है, तो एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन को हम सेट कर पाएंगे, ओपननेस इंश्योर कर पाएंगे एंड्रॉयड इकोसिस्टम में। अगर गूगल के पक्ष में अगर रूलिंग आती है, तो इन दैट केस स्टेटस को मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो, डिजिटल मार्केट के रेगुलेट करने के लिए ये पूरा केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002, जो इफेक्ट में आया था 2009 में। वैसे पहले इससे पहले एक एक्ट हुआ करता था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन, उसको इसने रिप्लेस किया था। एंड इसका काम क्या है कि भैया ये प्रिवेंट करता है ऐसी कोई भी प्रैक्टिसेस जिससे कंपटीशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हो। ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव मार्केट को, देन कस्टमर के इंटरेस्ट को ये प्रमोट करता है, एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड इस चीज़ को ये इंश्योर करता है कि भाई कोई भी आए, कोई भी पर्सन किसी भी डोमेन में ट्रेड कर सकता है। देन यहाँ पर आपके एक चेयरपर्सन और अप टू 6 मेंबर्स रहेंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसमें इकोनॉमिक्स, लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड पब्लिक अफेयर्स से लोगों को अपॉइंट किया जाता है। अगर कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होता है या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन आपको देखने को मिलती है, या कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जैसे लाइक मर्जर या एक्विजिशन, तो उस केस में ये उसको स्क्रूटनाइज करती हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस को प्रमोट करती है, एंड अगर इन केस कोई वायलेशन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आप क्या कह सकते हो, पेनल्टी इंपोज करती है, जैसे गूगल के लिए। अब यहां पर नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल की बात की जाए, तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2016 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल की भी जजमेंट को इसमें अपील किया जा सकता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड की जजमेंट को भी इसमें आप कंटेस्ट कर सकते हो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी, एंड मोर ओवर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की भी जजमेंट को भी आप यहाँ पर चैलेंज कर सकते हो। इसमें चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, टेक्निकल मेंबर। चेयरपर्सन हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस होंगे किसी हाई कोर्ट के। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। लास्ट आर्टिकल इज अबाउट ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरीज। तो हुआ ऐसा था कि 2009 में नासा ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। प्रोजेक्ट था ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी का। ये सीरीज ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थी जो मेजर करती थी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में। 2009 की पहली लॉन्च फेल रही, बट 2014 में इस मिशन को रिप्लेस किया गया और एक और सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जिससे कार्बन सोर्स और सिंक को हम ऑब्जर्व कर सके, एंड इससे हम क्रॉप फोटोसिंथेसिस ग्लो को भी हम मेजर करते थे, जिससे क्रॉप की यील्ड का पता लग सकता था। तो इसके बाद इसका थर्ड मॉड्यूल लॉन्च किया गया 2019 में, जहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मल्टी टाइम ऑफ डे ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करता था, ताकि हम और बेटर समझ सकें इस पूरी चीज को कि किस तरह से कार्बन सिंक आपका ऑपरेट करता है, किस तरह से कार्बन सोर्स आपका ऑपरेट करता है। अब यहां पर आप ये मान के चलिए कि ग्लोबल एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन आपको इससे पता लगती है। देन आप एमिशन के सोर्स और अब्जॉर्प्शन के सोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी सोर्स इन सिंक को आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन आपका लाइक वेरिएशन सीजनल लेवल पे क्या रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का, आप उसका पता लगा सकते हो। एग्रीकल्चर के अंदर आप क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, क्रॉप की हेल्थ, फोटोसिंथेसिस का डाटा, इस चीज़ की डाटा को आप यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो कहते हैं कि भाई देखो, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज
आपके पेरिस एग्रीमेंट के अंदर किस कंट्री ने कितने इफेक्टिवली इस चीज़ से डील किया कार्बन एमिशन से, तो उसका आपको पता कैसे लगेगा। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, बोरल फॉरेस्ट को पहले इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था, बट बाद में पता लगा कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। एंड इवन आप सीजनल कार्बन डाइऑक्साइड के साइकिल को भी इसमें बेटर वे में मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते थे। तो कहते कि यहाँ पर आपको क्लाइमेट चेंज का इंसाइट मिलता था कि भाई क्या कार्बन आपका एक्यूमुलेशन हो रहा है, कितना आपका कार्बन अब्जॉर्ब हो रहा है, एंड इवन ड्रॉट और डिफॉरेस्टेशन कैसे एक सिंक को अमीटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बारे में भी क्लैरिटी मिलती है, तो जिससे आप बेटर पॉलिसी फॉर्म कर सकते हैं। तो कहते हैं अब डाटा के अंदर गैप आएगा तो कहीं ना कहीं ग्लोबल पॉलिसीज के ऊपर इंपैक्ट आएगा। क्लाइमेट ट्रैकिंग जो अभी तक हम पेरिस एग्रीमेंट के अंडर कर रहे थे उसको भी हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पर वैल्यूबल टूल था जिससे आप बेटर फोरकास्ट कर सकते थे क्रॉप की यील्ड को, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बेटर रहती। अब एग्रीकल्चर के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। ये एक ग्लोबल सेटबैक है बिकॉज कहीं ना कहीं एक इरिप्लेसेबल गैप यहाँ पर क्लाइमेट साइंस के अंदर रह जाएगा, जिससे आप प्रॉपर कार्बन एमिशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे ग्राउंड लेवल की मॉनिटरिंग के अकॉर्डिंगली, तो जिससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। वैसे नासा का कहना ये था कि भैया इसमें हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है, बट आप ये मान के चलो कि डेवलपमेंट कॉस्ट अभी इस टाइम पे इसकी 750 करोड़ के 750 मिलियन डॉलर के आसपास रहेगी। अभी इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट महज 15 मिलियन डॉलर थी, तो रिलेटिवली कॉस्ट बहुत कम थी, बट क्योंकि नासा ने अब डिसाइड किया कि इसको मिशन को फर्दर वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो ये एक चौंकाने वाला फैसला है। तो दीज आर द थिंग्स जो हमें यहाँ पे समझनी थी। आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।